चलिए आज हम लोग डीसी मोटर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए डीसी मोटर क्या है, डीसी मशीन का एक पार्ट है, प्रकार है। डीसी जनरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग डीसी मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इनपुट पे हम लोग, ये आपका इनपुट हो गया, और इनपुट पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, आउटपुट पे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग क्या होती है? एचपी में होती है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी मोटर में फ्लक्स और यांत्रिक बल और करंट की डायरेक्शन, तो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और जनरेटर के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक, नोट कर इसको। अब देखिए, अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का सेम होता है। डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर का जो बनावट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम आज उसको नहीं पढ़ाएंगे, वो हमने पढ़ाया आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैक ईएमएफ। इसकी बैक ईएमएफ, ठीक है। बैक ईएमएफ क्या होता है? जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, ठीक है, जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तो क्या होता है? आर्मेचर में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होती है। उसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ की कुल क्या हो गया? V इक्वल टू EB प्लस IARA। इसमें जो आपका EB होता है उसको बोलते हैं हम लोग बैक ईएमएफ। ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया। ये आपका बैक ईएमएफ हो गया। और ये आपका आर्मेचर वोल्टेज होगा। ठीक है, अगर यहां से हम V की वैल्यू निकालें, EB की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? EB इक्वल टू V माइनस IA। अगर आपसे पूछे बैक ईएमएफ किस तरह काम करता है, तो ये गवर्नर की तरह काम करता है। ये क्या करता है? गवर्नर की तरह काम करता है। ठीक है, अच्छा, बैक ईएमएफ का एक फॉर्मूला और होता है हमें, Z PN/60। ये भी आपको याद करना है। ठीक, मतलब EB by phi is directly proportional to N। ये भी रिलेशन आपको याद करना है। ठीक है, और बाकी जो इसकी बनावट होती है सब सेम होती है। कम्यूटेटर वहां पे क्या था? AC को DC में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कम्यूटेटर है यहाँ पे DC को AC में कन्वर्ट करेगा, DC को AC में कन्वर्ट करेगा। कम्यूटेटर जो होगा यहाँ पे
कम्यूटेटर, जो मैंने जनरेटर में आपको पढ़ाया था, कम्यूटेटर, ये क्या करेगा, वो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ DC टू AC करेगा। ये मोटर में करेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं टॉर्क। अब चलिए हम लोग टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को टॉर्क कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बलाघूम। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जो आपकी मोटर होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर के बराबर होगी, आप लोग जानते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं वही आपकी क्या होती है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है, ये जानते हैं ना आप लोग। डीसी मोटर में क्या होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं वही और हम लोग क्या कन्वर्ट होकर मैकेनिकल पावर मिलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि PE इक्वल टू PM कह सकते हैं। अब PE इक्वल टू क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, EB इंटू IA होगी, और जो मैकेनिकल पावर क्या होगी, TA इंटू ओमेगा होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम TA की वैल्यू निकालें तो EB IA अपॉन ओमेगा होगी, और ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 2 पाई n बाई 60 होती है। ये वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, EB IA अपॉन 2 पाई n इंटू 60 यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं EB की वैल्यू क्या होगी, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, EB इक्वल टू फाई Z Pn बाई 60A, ये होता है ना, हमने बताया था आपको। तो ये वैल्यू उठा के हम इसमें रखेंगे, तो वैल्यू रख दी हमने 5PnZ बाई 60A। आइए अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 60 कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, तो आपको TA का फॉर्मूला क्या मिल गया, आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिल गया, ये मिल गया। अब देखिए PZ अपॉन 2 पाई A क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको मान लेते हैं। तो आपको क्या रिलेशन मिल गया कि TA इक्वल टू K टाइम फाई IA, मतलब इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। अब इससे क्या पता चला, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई पाई होता है, तो N इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर फाई की जगह पे n रख दें तो क्या आ जाएगा, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये भी रिलेशन आपको मिल गया, नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं आर्मेचर टॉर्क, ठीक है, आर्मेचर टॉर्क, ठीक है। जब किसी, ठीक है, जो आर्मेचर के जो कंडक्टर होते हैं उनमें जितना भी टॉर्क उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये TA इक्वल टू फाई PZ I अपॉन 2 पाई A, ठीक है। इसके बाद एक होता है आपका सॉफ्ट टॉर्क। सॉफ्ट टॉर्क क्या होता है, मतलब सॉफ्ट टॉर्क वो होता है जो उसमें जो आर्मेचर टॉर्क जो होता है उसमें जो कुछ पार्ट लॉसेस में चला जाता है, तो उसके बाद जो टॉर्क बढ़ता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट टॉर्क। वो क्या मिलता है आपको, सॉफ्ट पर मिलता है, उसको चलिए हम बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो आर्मेचर टॉर्क होता है, जो आर्मेचर टॉर्क जो उत्पन्न होता है वो उसकी उपयोगिता पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट जो होता है लॉसेस में चला जाता है, ठीक है, घर्षण लॉसेस में चला जाता है, ठीक है, लौह हानियों और घर्षण हानियों में कुछ पार्ट चला जाता है, ठीक। तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जो TA होगा, TA मतलब आर्मेचर टॉर्क, वो क्या होगा,
TSH मतलब सॉफ्ट टार्क प्लस T लॉस, मतलब कुछ पार्ट लॉसेस में चला जाता है। मतलब ये जो आपका आर्मेचर टार्क है इसको हम लोग पूरा यूज नहीं कर पाते, मतलब कुछ पार्ट इसका लौ हानियों और घर्षण हानियों की वजह से खर्च हो जाता है। इट मीन्स हमको शॉर्ट पर ये टार्क मिलता है। ये आपका आर्मेचर टार्क हो गया, ये आपका आर्मेचर टार्क हो गया जो जनरेट होता है, और इसको बोलते हैं सॉफ्ट टार्क। और ये लॉसेज होती है, ठीक। अब देखिए आर्मेचर टार्क का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, कुछ बताया था, क्या बताया था, फाई जेड क्या था, फाई, चलिए लिख लेते हैं बच्चों, फाई पी एन आई ए जेड, मैं तो कैसे बोलेगा ना, फाई पी एन अपॉन 2 पाई ए, ये आपका आर्मेचर टार्क हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आर्मेचर टार्क हो गया। सॉफ्ट टार्क क्या होगा आपका, सॉफ्ट टार्क होता है आपका 60 T नॉट मतलब आउटपुट पावर अपॉन 2 पाई n, ठीक है, 2 पाई n। और ये होता है आपका लॉस जो होता है, ये होता है 60 T लॉस अपॉन 2 पाई n। इस रिलेशन को आप लिख लीजिए, ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, इसका फॉर्मूला है आपका 735 पॉइंट इंटू 60 इंटू BHP अपॉन 2 पाई, इसको बोलते हैं सॉफ्ट टार्क। ये ब्रैकेट में लिख दिए TSH। नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ रिलेशन हम निकालते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोग निकालेंगे। स्पीड, आर्मेचर करंट, टार्क, आर्मेचर करंट, टार्क, स्पीड के बीच में 3 रिलेशन होते हैं, इनको भी हम लोग निकालेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको समझने से पहले कुछ मैं रिलेशन आपको बताने जा रहा हूँ, उसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, आर्मेचर टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, फाई जेड टी आई ए बाई 60, ये होता है आपका आर्मेचर टार्क, ठीक, जिसमें पी जेड अपॉन 60A ये हो जाता है आपका कांस्टेंट। तो यहां पे रख देते हैं, तो टी ए इक्वल टू के टाइम्स पाई आई ए हो जाता है। इट मीन्स यहां से रिलेशन आपको मिलेगा टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई, टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, ओके।
और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई phi A होता है। तो यहां से क्या पता चला, इक्वेशन आपकी फर्स्ट सेकेंड, तो क्या लिखेंगे यहां पे, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो यहां पर रिलेशन क्या मिलेगी, y की जगह हम t रख दें 1/t, ये भी रिलेशन आपको याद करनी है। अब देखिए आपकी दो मोटर होती हैं, शंट मोटर देखिए, शंट मोटर डीसी जनरेटर और शंट डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के प्रकार सेम ही होते हैं, ठीक है, बस जनरेटर और मोटर जुड़ जाता है लास्ट में, ठीक है, इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा मोटर और जनरेटर के प्रकार एक ही होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको बताया नहीं, ठीक है, सीधे मैं इस पे आ गया। देखिए शंट जनरेटर में क्या होता है, शंट में फाई जो होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है, फाई जो होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम फाई को कांस्टेंट मान लिया तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, ये होता है आपका शंट मोटर के लिए। ये रिलेशन किसके लिए हो गया, शंट मोटर के लिए, ठीक है, ये रिलेशन क्या होगा आपका शंट मोटर के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डीसी मोटर के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए। सीरीज मोटर के लिए क्या होता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, T फाई IA होगा, तो यहाँ पे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, IA स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेपरेट जनरेटर्स के मोटर्स के जो प्रकार है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला आता है आपका सेपरेट सोर्स एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें जो फील्ड का एक्साइटेशन होता है दूसरे सोर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये VF हो गया, ये आपका फील्ड वाइंडिंग होगी, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये आपकी आर्मेचर करंट होगी, इसमें आर्मेचर करंट जो होगी वो क्या होगी, लोड करंट के बराबर होगी। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VF वो क्या होगा, IF RF के मल्टीपल के बराबर होगा। अब चलिए थोड़ा हम लोग इसमें केवीएल लगाते हैं, ठीक, केवीएल मान लेते हैं, करंट डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक। चलिए लगाइए, तो ये करंट ऐसे एंटर कर रही है, तो ये जाएगा इससे माइनस, ये प्लस हो जाएगा EB, वोल्टेज ड्रॉप प्लस में लेंगे, हम हमेशा बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप जो लेंगे आप हमेशा प्लस में लेंगे, और करंट इसमें एंटर कर रही है ऐसे, तो माइनस का V इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB प्लस IARA। तो यहां से अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा V माइनस EB बाई RA। ठीक है, ओके, अच्छा, ये क्या है,
बी आई ए आर्मेचर इनपुट शक्ति, आर्मेचर इनपुट, ठीक है। अगर इसी समीकरण में आइए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई स्क्वायर आर्मेचर पावर लॉसेस, आर्मेचर पावर लॉसेस, ईबी आइए क्या है, डेवलप पावर इन आर्मेचर, डेवलप पावर इन आर्मेचर, नोट कर लीजिए। चलिए अब लोग देखते हैं शंट मोटर। शंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्मेचर के वाइंडिंग के पैरेलल में हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लोड करंट है ये दो भागों में क्या हो रही है, विभक्त हो जा रही है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि आई ए प्लस आई एस एच, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इक्वल टू आई एस एच आर एस एच। अगर यहां से हम आई एस एच की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई आर एस एच, आर एस एच। अगर यहां पे हम केवीएल लगा दें, इस साइड में केवीएल लगाएं तो क्या होगा, देखिए चलिए लगाते हैं। केवीएल लगाना सीख लीजिए, अगर आप केवीएल लगाना जानते हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर बहुत से बच्चे बैक ईएमएफ और जो जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलिए केवीएल लगाते हैं, तो ये इंटर कर रहा है आपका पॉजिटिव से, तो ईबी आपका प्लस हो गया, प्लस वोल्टेज ड्रॉप आई ए आर ए माइनस V इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, ई बी इक्वल V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। यहां से अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल टू V माइनस ई बी बाई आर ए। अगर हम इस समीकरण में आई ए स्क्वायर से गुणा, आई ए से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, वी आई ए इक्वल टू ई बी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर, ठीक है। ओके, वी ए आई ए क्या हो जाएगा, वी ए आई ए इनपुट पावर क्या हो जाएगी, इनपुट पावर ऑफ आर्मेचर, ये क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर
डेवलप पावर इन आर्मेचर, डेवलप पावर, ये क्या हो जाएगी, पावर लॉसेस इन आर्मेचर, पावर लॉसेस इन आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर में जो पावर लॉसेस होंगे वो होंगी। ठीक, अब देखिए ये जो डीसी शंट मोटर है इसका बहुत ही उपयोग है। ठीक है, इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है कांस्टेंट, स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है, स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है। मतलब जहां पे हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहां पे हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग करेंगे। स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NR% इक्वल टू N नॉट माइनस N अपॉन N इंटू, या इसको कह सकते हैं NNL, मतलब नो लोड पे स्पीड, N मतलब FL मतलब फुल लोड पर स्पीड अपॉन NFL इंटू 100। ओके, अच्छा अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग लेथ मशीन में करते हैं, ब्लोवर एंड फैंस में करते हैं, माइलिंग मशीन में करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में करते हैं, मशीन टूल्स में करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इसका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सीरीज मोटर के बारे में बात करते हैं। सीरीज मतलब क्या कहा गया कि जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है इसके सीरीज में हमने फील्ड वाइंडिंग लगा दी तो ये सीरीज जनरेटर बन गया। अब ध्यान दीजिए ये जो लोड करंट है यही आपकी सीरीज फील्ड करंट है, यही आपकी आर्मेचर करंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, आई एल इक्वल टू आई एस ई प्लस आई ए इक्वल टू आई मान लीजिए। क्लियर है, जब तीनों करंट सेम है तो इसको हम लोग आई मान लिया। ठीक, अब इसमें अगर हम केवीएल लगाएं, फिर केवीएल लगाते हैं। ठीक, तो केवीएल लगाएंगे, सॉरी करंट आपकी कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं, एंटी क्लॉक मान लेते हैं। ठीक, तो करंट आई तो ये प्लस से एंटर हो रही तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर का आई आर ए हो गया, प्लस यहां से करंट एंटर कर रही है, करंट यहां से एंटर करेगी तो माइनस का वी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का वी हो जाएगा। तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या हो जाएगा, आई एस पी आर एस ई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई। अब यहां से ध्यान दीजिए आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट एक ही है, तो यहां पे हम आई ए कॉमन ले सकते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई आर एस सी हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर हम आर्मेचर करंट की बच्चों वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी V माइनस ई बी अपॉन आर ए प्लस आर एस सी हो जाएगा। अब आते हैं वोल्ट स्पीड रेगुलेशन पे। इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत पुअर होता है, खराब होता है। क्या होता है, पुअर होता है। ठीक,
और जो इसका स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जहां पे हमको स्टार्टिंग टार्क ज्यादा चाहिए, जहां पे हमको स्टार्टिंग टार्क ज्यादा चाहिए वहां पे इस मोटर का प्रयोग करते हैं, सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। कहां कहां यूज करते हैं, जहां पे हमको स्टार्टिंग टार्क हाई चाहिए, क्रेन्स में यूज करते हैं इसका, हॉइस्ट में करते हैं, एलिवेटर्स में करते हैं, ट्रॉलीज में करते हैं, कन्वेयर्स में करते हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में करते हैं। अगर आप मेट्रो में बैठे होंगे तो देखे होंगे एकदम से झटका लगता है स्टार्टिंग में, तो वही है, इसका टार्क, स्टार्टिंग टार्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक। और जहां पे हमको हाई स्टार्टिंग टार्क चाहिए वहां पे इस मोटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें अगर हम IA से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, IA से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VIA हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका IA स्क्वायर R हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, शंट करंट, सीरीज करंट और आर्मेचर करंट, तो इसको हम लिख देते हैं IESR स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा ठीक है। VAIA क्या है, ये आपकी इनपुट पावर है, क्यों, क्योंकि IA और I सब सेम है, तो इसको हम लोग IA लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, VI लिख देते हैं, ये आपकी क्या है, इनपुट पावर है। इसको VIA लिखिए चाहे VI लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों करंट क्या है, सेम है, ठीक। ये क्या है, आर्मेचर लॉसेज है, आर्मेचर लॉसेज, आर्मेचर में जो लॉसेज होंगे वो होंगे। ये क्या है आपका, लॉसेज इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग, लॉसेज इन सीरीज फील्ड, ये क्या है, डेवलप पावर है आर्मेचर में, डेवलप पावर इन आर्मेचर, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार, कई एग्जाम में पूछा गया कि कंडीशन मैक्सिमम पावर जनरेशन की क्या होती है, मैक्सिमम मैकेनिकल पावर कब जनरेट होती है, ठीक है। इसकी कंडीशन होती है डीसी मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए क्या होती है, EB इक्वल टू V/2, मतलब सप्लाई वोल्टेज का आधा, सप्लाई वोल्टेज का, और डीसी जनरेटर के लिए क्या होती है,
ये होती है, किसी बुक में दिया है लेकिन पढ़ लिया आपको। ओके, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर का देखते हैं। सीरीज मोटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, हर मोटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक होता है आपका आर्मेचर करंट और टार्क के बीच में, एक होता है स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, एक होता है स्पीड और टार्क के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो टार्क है वो क्या होगा, वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये क्या है आपका, हम लोग जानते हैं कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाय पाई होता है, और जो पाई जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। तो यहाँ पे हम पाई की जगह आर्मेचर करंट रख देंगे तो क्या रिलेशन आएगा, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। जैसे जैसे स्पीड आपकी बढ़ेगी आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका आर्मेचर टार्क और स्पीड के बीच में, तो N इज दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर ऑफ T। तो यहाँ पे जो स्पीड आपकी बढ़ेगी तो टार्क क्या होगा, कम होता जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखिए डीसी सीरीज, देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक एक स्टेप देखिए आप। ये आपकी शंट, ये शंट मोटर है, हम लोग जानते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई होता है, लेकिन शंट में क्या होता है, फाई जो होता है कांस्टेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। तो ये आपके आर्मेचर करंट होगी और इनका टार्क होगा। तो जैसे जैसे टार्क बढ़ेगा वैसे वैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब आते हैं स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में। देखिए N इक्वल टू क्या होता है, EB बाई फाई होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाता है V माइनस IA RA अपॉन आर्मेचर करंट। इट मीन्स क्या होगा, इसके वोल्टेज में स्लाइटली थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है आर्मेचर में, ठीक है। मतलब जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, उसमें से थोड़ा ये वोल्टेज ड्रॉप हटा देंगे, ठीक है। मतलब N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA होगा। इट मीन्स ये आपका ये हो गया, और इसमें से वोल्टेज ड्रॉप इतना हम निकाल देंगे, तो ये स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। और N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनता है, ठीक। अब इसी तरह इसका देखेंगे, इसमें भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टार्क हो जाएगा, ठीक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा। नोट कर लीजिए।
अब देखिए कंपाउंड मोटर का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखिए कंपाउंड मोटर में क्या होता है, सीरीज और शंट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक, अगर टार्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक का देखें तो ये आपका आर्मेचर करंट हो गया, ये आपका टार्क होगा। ठीक, तो कॉम्युलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता है और कॉम्युलेटिव का ऐसे होता है। ठीक, ओके। स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में बात करें तो कॉम्युलेटिव का आपका ऐसे होगा, डिफरेंशियल का आपका ऐसे होगा। और स्पीड टार्क के बारे में बात करें तो डिफरेंशियल का आपका ऐसे ही होगा, कॉम्युलेटिव का भी ऐसे होगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग स्टार्टर पे एक नजर डाल लेते हैं। स्टार्टर, इसमें से भी क्वेश्चन एक आता है। देखिए आपके डीसी स्टार्टर, डीसी मशीन के लिए 3 स्टार्टर हैं। देखिए स्टार्टर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, जो आपकी स्टार्टिंग करंट होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर। देखिए मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है इसलिए मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट जो स्टार्टर होता है ये सीरीज मोटर के लिए यूज होता है, सीरीज मोटर के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर शंट और कंपाउंड के लिए यूज होता है, शंट एंड कंपाउंड। शंट और कंपाउंड दोनों के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, और जो ये 3 पॉइंट स्टार्टर है ये सभी प्रकार की डीसी मोटर के लिए यूज करते हैं, और डीसी मोटर। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट एंड कंपाउंड मोटर्स। पहली विधि है आपकी आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं इसको, धारा नियंत्रक, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या करते हैं कि आर्मेचर के साथ में एक रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं सीरीज में। ठीक, हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्मूले से E L is directly proportional to EB होता है, और हम लोग जानते हैं कि EB इक्वल टू क्या होता है, V माइनस IA RA होता है। अब हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नई वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, V माइनस क्या हो जाएगी, V माइनस
IA इंटू RA प्लस RC हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA इंटू RA प्लस RC हो जाएगा। ठीक, ओके। इस विधि का प्रयोग ज्यादा होता है, इस विधि का प्रयोग ज्यादा होता है। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, इस विधि से हम लोग नियत लोड के लिए सामान्य से कम गति प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी समान गति होगी उससे कम गति प्राप्त करने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए दूसरी विधि देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड। हमने क्या किया इसमें क्या होता है, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको बोलते हैं धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण ये क्या करता है, जो आपकी शंट करंट है इसको कंट्रोल करता है। हम लोग जानते हैं कि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई फाई होता है, ठीक है। और जो फाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शंट करंट होता है, तो N इज 1/ISH हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ISH हो जाएगा। और ISH इक्वल टू क्या होता है, V बाई RSH होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ISH इक्वल टू V अपॉन RSH प्लस R हो जाएगा। ठीक, ठीक, ओके। अब इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। RSH बढ़ेगा, RSH बढ़ेगा, ठीक है। RSH मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपकी ISH क्या होगी, घटेगी। ISH आपकी क्या होगी, घटेगी। ISH जब घटेगी तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी घटेगा। जब फ्लक्स भी घटेगा तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये विधि क्या है, सरल, सस्ती और अधिक दक्षता वाली है। ठीक है, ये जो विधि है आपकी जो मैं बता रहा हूँ, ये सरल और सस्ती और अधिक दक्षता वाली है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, समान से ऊपर की गति प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। जो समान गति देख रहे हैं आप ना, यहाँ स्पीड आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हमको समान गति से ऊपर की गति प्राप्त करनी है तो हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। नोट करेंगे।
अब देखिए सीरीज मोटर को स्पीड कंट्रोलिंग के लिए हम लोग देखते हैं, यह है आर्मेचर डायवर्टर मेथड। क्या है? आर्मेचर डायवर्टर मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे आर्मेचर के पैरेलल में एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, जिसको हम लोग बोले क्या, आर्मेचर डायवर्टर। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA होता है। इससे क्या होगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फ्लक्स का मान